You're watching Breaking Barriers with your host आलिया। आप सबको हमारी तरफ से मैरी क्रिसमस। और आज हमें हमारे प्रोग्राम में इतने अच्छे दिन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब साजिद तार साहब वाशिंगटन डीसी से। साजिद तार साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, मच। रिपब्लिकन एनालिस्ट हैं और पब्लिक स्पीकर हैं। साजिद साहब, थैंक यू सो मच एंड मैरी क्रिसमस टू यू। मैरी क्रिसमस टू यू। और मैं खास कर बताना चाहूंगा, कल परसों मैंने इस पे मैरी क्रिसमस क्रिसमस का मैंने मुझे नहीं पहले पता, तवज्जो नहीं दी थी, पता इतना मुश्किल तो नहीं था। कहते मैस मैस ऑन द क्राइस्ट बर्थडे, दैट्स क्रिसमस। क्राइस्ट बर्थडे पे मैस जो होती है उसने क्रिसमस बनाया। और साथ उसमें मैंने थोड़ा सा ये पढ़ने की कोशिश की कि सेंट निकलस जो था उसको वो रेड रोब पहनते थे जो मंक पहनते हैं। और इस ट्रेडिशन को डच लेकर आए थे न्यू एम्स्टरडेम, जो कि न्यूयॉर्क बना बाद में, जिसको मैनहट्टन को खरीदा गया था। मैनहट्टन भी डच जुबान का लफ्ज है। और दिस इज हाउ इट केम अप देयर। और उसमें मैं आखिरी चीज जो ऐड करना ये चाहूंगा कि जब मैं अगले दिन अपनी एक स्पीच किसी क्रिसमस वाली जगह पे तैयार कर रहा था, तो मुझे एक फिक्रा बड़ा जबरदस्त लगा। उसने कहा क्रिसमस इज नॉट अ फेस्टिवल, क्रिसमस इज अ फीलिंग। तो मेरे ख्याल में इट इज रिगार्ड, Yeah. इसमें आपका क्रिश्चियन होना जरूरी नहीं है, बल्कि इसमें आपका यू हैव टू फील लाइक इट। मैं जो आलिया मेरी नजर में मैं हर त्योहार में जहां लोग फेस्टिव फील करते हैं, चाहे ईद हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, चाहे वो बैसाखी हो, wherever the people are festive and enjoying it, I enjoy with them. वो कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड है। दिस इज व्हाट द स्टेट ऑफ माइंड इज क्रिसमस। आज Exactly. लेकिन आज मैं बल्कि क्रिसमस के हवाले से कहूंगा कि आज लोगों ने अफसोस के साथ है कि हम इसको मार्केटिंग कैंपेन बना लेते हैं। हालांकि क्रिश्चियनिटी का अगर देखा जाए तो जो कहते हैं ना कि बेस्ड ऑन 10 कमांडमेंट्स, और उसमें जो खासकर उसका जो है कि ऑफर अनदर चीक, अगर को आपका दुश्मन आपको मारता है तो डू द अनदर चीक ऑन द साइड। लेकिन वट एवर द वर्ल्ड इज प्रैक्टिसिंग इज कंप्लीटली ऑन द अपोजिट साइड। इट्स ट्रेजिक, सो ट्रेजिक। कल परसों मैं सुन रहा था कि एक लंदन का क्रिश्चियन एक जरीदा है, अखबार है, उन्होंने रिसर्च की है कि गाजा के अंदर 1,86,000 लोग मारे जा चुके हैं। तो हम्म। ओरिजिनली दिस इज वट एवर इज हैपनिंग इज अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, द फंडामेंटल्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। साजिद साहब, इतने अच्छे से मैसेज के साथ हम एक जो टॉपिक है वो इतना अच्छा नहीं है। जैसा आपने कहा कि वो अगर आपको कोई एक तमांचा मारे आप दूसरा गाल आगे कर दें, अब दुनिया वैसी नहीं है। तो ऐसा ही अब ये हो रहा है कि जो खबर है वो तो अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की इस वक्त सबसे ज्यादा चल रही है। एक और बात मैं आपको बताती चलूं, क्योंकि हमने माइनॉरिटीज की बात की और क्रिश्चियनिटी की बात की, तो पाकिस्तान में मैं देख रही थी कि इस मौके पर, इस दिन के हवाले से क्रिसमस पर क्या हुआ है, तो ये कहा जा रहा था कि पंजाब में की जो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज है, उन्होंने माइनॉरिटी कार्ड एक निकाला है तो उनके राइट्स के लिए, या उनके, अब एग्जैक्टली उसकी क्या डिटेल्स हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारे माइनॉरिटीज पे काम करने की बड़ी जरूरत है वहां पर। जी। जी साजिद साहब, अब मुझे ये बताइए कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्या स्टार्ट हो गया है? क्या ये जो बात कही जा रही थी कि 2025 में एक वॉर फ्रंट ओपन होगा, तो वो तो हम जिस तरफ देख रहे थे उसके बजाय ये पाकिस्तान में नजर आ रहा है। अब हुआ ये है कि ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं अफगानिस्तान पर, तो अफगानिस्तान अब ये रिवेंज लेगा या उसकी तरफ से वो रिटेलिएट करेगा और अगले चंद घंटों के अंदर हो सकता है कि पाकिस्तान पर कोई हमला हो अफगानिस्तान की तरफ से। क्या ऐसा मुमकिन है? और आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या अब ये दोनों कंट्रीज एक ऐसे एज पर पहुंच चुकी हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं? देखें, इसमें मैं दो एंगल बताने की कोशिश करूंगा। जब मैं इस टॉपिक पे अपनी रिसर्च कर रहा था, दो मुख्तलिफ किस्म के, कंप्लीटली अपोजिट फ्रॉम ईच अदर, दो एंगल जो सामने आए हैं, दोनों के अंदर जान नजर आती है। एक तो ये बताना चाहूंगा कि दिसंबर के अंदर जो हमारा बॉर्डर एरिया है वहां सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं विद इन द टेररिस्ट अटैक बहुत हुए हैं 2024 में। 2023 के अगर उसको कंपैरिजन किया जाए तो ऑलमोस्ट डबल अटैक हुए हैं 2024 में। लोग भी काफी मारे जा चुके हैं। दिसंबर के अंदर बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं टेररिज्म में, और बिलखसूस उसमें अगर देखा जाए हमारी सिक्योरिटी अदारों के ज्यादा लोग मारे गए हैं, और उसी वजह से मजबूर होकर इनको जाना पड़ा, हम्म। अटैक करना पड़ा। और मैं खैर इस चीज के हक में था। एनफ इज एनफ। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तबाही आज जो है उसके पीछे यही सारा अफगानिस्तान वाली साइड से जो कुछ आया था, चाहे उसमें हम लोगों ने पैसे बनाए, डॉलर बनाए, उसके एक्सचेंज में यहाँ हेरोइन आई, यहाँ दहशतगर्दी आई, यहाँ क्लाशनकोफ कल्चर आया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल तबाही का बायस वही बना है।
लेकिन इसमें एक दूसरा एंगल ये बताऊंगा कि इस वक्त एक डेलीगेशन काबुल के अंदर बैठा है जिसको लीड सादिक साहब कर रहे हैं। सादिक साहब इज अ वेरी प्रोमिनेंट डिप्लोमेट, वॉशिंगटन डीसी में भी रहे हैं वो, और अफगानिस्तान के अंदर वो एम्बेसडर भी रहे हैं। वो लीड कर रहे थे एक डेलीगेशन को काबुल के अंदर। जो दूसरा सिनेरियो आया है सामने वो ये आया है कि उन्होंने जाके उनको तालिबान को कहा, उनके इंटीरियर मिनिस्टर को, कि ये आप, हमने कई दफा आपको कहा है, आपकी सॉइल से, आपके सेफ हाउसेस से लोग निकल कर जाते हैं और पाकिस्तान पे अटैक करते हैं, हमें इसका हल बताया जाए। और उसके इस क्वेश्चन के जवाब में तालिबान ने कहा है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और हम उनके साथ ज्यादा सख्ती भी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम उनके मेहमान रहे हैं जब यहाँ पे रशिया था, जब यहाँ पे अमेरिका था। तो आप इन चीजों को, और आप ही के वो सिटीजन है, आप खुद उन पे अटैक कर दें। और उस मीटिंग के तकरीबन 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद ये स्ट्राइक की गई है, और वो डेलीगेशन अभी तक अफगानिस्तान में है। डायलॉग आर स्टिल टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। तो उनके ये जो दूसरा सिनेरियो था, मैंने आपको बताया कि दूसरा एंगल आ रहा है कि ये अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनकी मर्जी शामिल थी इस चीज में। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा हम एहतजाज करेंगे, लेकिन ये कि अल्टीमेटली दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल। अब तालिबान हो सकता है इस पे रिटेलिएट ना करें, टीटीपी इस पे रिटेलिएट करेगी, टीटीपी इस पे हमले करेगी, वो और तो पहले भी वही हमले कर रहे थे। दूसरा इसके अंदर एक जो खबर इसमें में से ये निकली ये थी कि जो ही अटैक हुआ, रात के वक्त अटैक किया गया है, ड्रोन्स और दूसरी चीजें इस्तेमाल की गई हैं, और उसके तकरीबन विदन अभी आग लगी हुई थी, तो वो तस्वीरें निकाल के सुना है कि अफगानिस्तान मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया उनको दिखाना शुरू कर दिया था कि बच्चे और खवातीन जो हैं मारे गए हैं। हालांकि अभी आग जल रही थी, लाशों की पिक्चरें कैसे आ जा रही थी, तो उससे भी नजर आता है कि फेक पिक्चर्स भी और फेक न्यूज भी इस्तेमाल की गई है। दूसरा, 4 स्ट्राइक की गई है, चारों की चारों स्ट्राइक की उनके ट्रेनिंग सेंटर थे, और टीटीपी की खवातीन और बच्चे फासले पर थे, और बड़ी प्रिसाइज किस्म की स्ट्राइक करने की कोशिश की गई है। लेकिन क्वेश्चन इसमें से ये आता है आलिया, अब पाकिस्तान के पास चॉइस भी क्या है, इससे आगे कहां तक वो जाए। बल्कि लेट है मेरे ख्याल में। पाकिस्तान को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमेशा हर चीज में लेट होता है, हर चीज में अनऑर्गेनाइज होता है, हर चीज के अंदर जज्बात को पहले आगे ले जाते हैं। मैं अभी इन्हीं तालिबान के बारे में बताना चाहूंगा। इमरान खान साहब ने कहा था कि इन्होंने गुलामी के शैकल्स तोड़ दिए। फिर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के भाईजान जाके वहां पे चाय पीना शुरू कर दी उन्होंने। फिर उन्होंने तासर ये देना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ पे कैबिनेट बनाने आया हूं। फिर ये तासर दिया गया कि ये अच्छे तालिबान हैं, अब ये तालिबान आएंगे तो यहाँ पे कोई दूसरी फॉरेन जो एजेंसी यहाँ हमारे खिलाफ ताने बाने नहीं बना सकेगी। लेकिन हम बहुत जल्दी कर देते हैं। आज वही तालिबान जो है वो आपके बजाय भारत के ज्यादा करीब हैं, और बल्कि ये वही तालिबान है कि जिन्होंने कहा था कि कतर दोहा डायलॉग के अंदर हमें पाकिस्तान पे एतमाद नहीं है, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान दोहा एग्रीमेंट में वहां बैठ के हमारी सालसिया हमें रिप्रेजेंट करे। तो दर हकीकत ये हमारी अपनी गलतियां हैं, हमारे अंदर में सीरियसनेस नहीं होती, मैनेज नहीं कर पाते। आज जिसकी मिसाल ये है कि इमरान खान साहब जो 25 लोगों को जो फौजी अदालतों ने, मैं डिरेल तो नहीं करना चाहता लेकिन उसी के साथ अटैच करना चाहूंगा, 25 लोगों को जिनको सजाएं दी गई है ना, यूरोपियन यूनियन, यूके, अमेरिका, सब ने उसको क्रिटिसाइज किया है, दिल खोल के किया है उन्होंने। लेकिन हमारे क्योंकि हम गूंगे हैं, हम लेट हैं। सबसे बड़ी बात ये बताएंगे 9 मई में जब आर्मी के ऊपर अटैक हुआ है तो इन्होंने 2 साल वेट करने की क्या जरूरत थी भाई। और तीसरा ये कि अभी तक आपकी अदालतें जो कि सारी मैनेजेबल हैं, मैनेज होती हैं, इन अदालतों को शीशा दिखाएं कि आपका 139 नंबर है 141 में से, आप कहते हैं कि आप जस्टिस देंगे। खान साहब ने कहा है कि जी मेरे केसेस चलाएं तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल बनाया जाए जो कि आके मेरे केस कोर्ट्स को ऑब्जर्व करे। तो भाई मुझे ये बताएं, जो 55,000 लोग हैं जिनके केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के लगे हैं और उनको देखने का टाइम नहीं है, उनके लिए कोई ट्रिब्यूनल नहीं बना आ सकता, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, उनको कोई एतराज नहीं है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आज यहाँ पे हमारे कई अमेरिकन जो हैं, रिपब्लिकन भी हैं, ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, कांग्रेसमैन परेशान हैं कि इमरान खान को क्या, गुटानमो बे भाईजान अभी खुला है, जहां आपने लोगों को जानवरों की तरह, कुत्तों और बिल्लियों की तरह लाके पिंजरों में बंद रखा है 20-20 साल बगैर चार्जेस के। अभी वो आपकी हिस्ट्री में मौजूद है गुटानमो पे।
तो आप इतने भी जज्बाती ना हो जाया करें कि आप, और दूसरा अभी मिसालें मौजूद हैं, आपको इतराज है पाकिस्तान की कोर्ट्स के ऊपर, तो यहां पे न्यूयॉर्क के अंदर जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ हुआ था, मर्जी की स्टेट थी, मर्जी की ज्यूरी थी, मर्जी का जज था, मर्जी का प्रोसिक्यूटर था। तो आप अपनी बैकयार्ड में पहले अपने कानून तो अपनी अदालतें तो ठीक कर लें, फिर देखें दूसरी तरफ इंग्लैंड के अंदर जो पिछले दिनों वो रॉयट्स हुए थे, वहां पे किस तरीके से इन्होंने अपनी अदालतें 24 घंटे खोल खोल के, और सुना कुछ माइनर्स को भी सजाएं इन्होंने दे दी उसमें। तो ये दर हकीकत इनको चाहिए कि दूसरे इंडिपेंडेंट कंट्रीज के अंदर इस तरह पोक ना किया करें जाके, और ये मजे ना लिया करें, और ये खासकर बिलखसूस इसमें फ्रीडम और डेमोक्रेसी के नाम पर जाके ये जो वारदातें, अभी इराक नहीं, इराक की आग अभी जल रही है, लीबिया अभी जल रहा है। अभी अगर देखा जाए तो अभी जो आपने किया है प्रीएम्प्टिव अटैक्स करने की, और जो आप अमेरिका के अंदर पैट्रियाटिक एक्ट के जरिए जो आप करते रहे हैं अमेरिकन सिटीजन के साथ, प्लीज जरा थोड़ा रखें, थोड़ा सा देखें। पाकिस्तान ने लेकिन भी साजिद साहब, जी जी, साजिद साहब, लेकिन क्या ये बात सही है, ये जो कहा जा रहा है कि ट्रम्प इमरान खान को बाहर निकलवाना चाहते हैं, और ऐसा नजर आ रहा है कि अब ये काफी मामला आगे बढ़ेगा और हो सकता है कि ये हो भी जाए। क्या आप समझते हैं कैसा होगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अनप्रडिक्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा उसमें ये बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी तक 6 मुल्कों के जो उनके टॉप लिस्ट पे थे, टॉप हिट लिस्ट पे थे, उन्होंने उन टॉपिक्स को टच कर लिया है पहले। मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश के जब वहां पे उन्होंने हिंदुओं माइनॉरिटीज की बात कर ली, तो उन्हें पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए क्या बात उनको एतराज था? उस पर भी लबकुशाई कर लेते वो। हाँ, उन्होंने पनामा कनाल के ऊपर एतराज कर लिया, ग्रीनलैंड के ऊपर उन्होंने बात कर ली, उन्होंने भारत की टैरिफ की बात कर ली, कनाडा मैक्सिको को डरा लिया उन्होंने, यूक्रेन के बारे में बात कर ली। तो पाकिस्तान अगर इतना इंपॉर्टेंट था तो उसके ऊपर भी लबकुशाई कर लेते वो। हाँ, बच्चों को गर्म रखने के लिए बहाना अच्छा है, वो कि आपको पता है ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ ट्वीट की है, यूट्यूब की है। आज अगर यूट्यूब पैसे देना बंद कर दे, इस पार्टी ने धड़ाम करके नीचे गिर जाना, धड़ाम करके। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये जो कहते हैं अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे हैं, उनका सप्लीमेंट्री इनकम शुरू हो चुकी है यूट्यूब से, और वो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां और चीजें, बड़े बड़े लोडेड चीजें कर रहे हैं। और अब बल्कि इनके लिए खुद का खतरा खतरनाक है। ये इन्होंने मास्टर क्रिएट कर लिया है, खान साहब के अपने कंट्रोल में नहीं है वो। ये जो लोग यहाँ अमेरिका में बैठे हैं, बाहर हैं, इनको चस्का लग गया है डॉलरों का। लेकिन ये कि सर, लेकिन वो कहते हैं, साजिद साहब, उनकी तरफ से कहा जाता है कि जो वोट है वो तो यूट्यूबर्स ने नहीं काट डाले ना, मतलब कितना बड़ा मैंडेट जो मिला है वो तो उस पर बात करते हैं ना। नहीं देखिए, ये मैंडेट मसला तो ये। नहीं देखे। मैं बल्कि आज किसी जगह बैठा था, मैंने कहा था खासकर ये जो हमारे अमेरिकन लेजिस्लेटर्स हैं, जो आज इनकी सारी डेमोक्रेसी सामने आ गई है, ये 2018 के बारे में, इलेक्शन के बारे में क्यों नहीं देख लेते? ये कर्नल लियाकत के बारे में क्यों नहीं पूछ लेते? जब मुर्शद पाक असेंबली के अंदर कर्नल लियाकत हर एक एमएनए की लिस्ट, उनके तकरीरें सुनता था, हाजिरियां लगाता था, उस वक्त कुछ नहीं था इनको। मुझे ये बताया, इलेक्शन का इनको दुख है, पाकिस्तान में इलेक्शन फेयर हुए कब है? और मुझे इनको, आप उनकी बात करें, कभी मैं नहीं। इलेक्शन कहाँ फेयर नहीं होते? अमेरिका के अंदर नहीं फेयर होते। 2020 के इलेक्शन हम खुद चीखते रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप सब खुद नहीं मानते थे अपने इलेक्शनों को, 2020 के इलेक्शनों को यहाँ के। तो ये इलेक्शन, और दूसरी एक और बात है, देखें ये डबल स्टैंडर्ड है, मैं इस पे नहीं जाना चाहता। आप देख लें, इलेक्शन इनका इजिप्ट में कराते हैं तो वो सीसी साहब जीत जाते हैं, तो वो अखवानुल मुस्लिमीन, और उनको इन्होंने निकाल दिया था। अपनी मर्जी का बंदा जीत जाए तो वो इलेक्शन फेयर है, अपनी मर्जी के बगैर को आ गया इलेक्शन के, वो इलेक्शन फेयर। ये एक टोपी ड्रामा है, इसको सही। हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन ये ठीक। कि देखें, ठीक, अच्छा, नहीं, मैं खास साहब के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं इस चीज के। देखिए जी, इस वक्त लोगों को जुनून है, लेकिन खान साहब 6 महीने से ज्यादा कंट्री चला नहीं पाएंगे, यही लोग फिर दोबारा पीछे पड़ेंगे। खान साहब क्या करेंगे? मैं छोटी सी आंखें बंद करें आप जरा 1 मिनट के लिए, कि ठीक है जी, खान साहब की हुकूमत आ गई, एक मिनिस्टर मुराद सईद साहब होंगे, एक मिनिस्टर जुल्फी बुखारी साहब होंगे, एक शहबाज गिल साहब होंगे, उसके बाद आप देख लें और हमाद अजहर साहब होंगे, और को है 25-30 साल का बच्चा को रह गया तो उसको भी रख लें आप। चलो, इमरान रियाज खान को भूल गए इतने उन्होंने, वो तो अब मुल्क से भी नहीं, चले गए। नहीं, उनका पता नहीं, शायद उनको रखें या ना रखें। और इस तरह के बच्चे ये ले आएंगे। उस्मान बुज़दार, सुना है इस वक्त बीबी बुशरा जो है वो नए उस्मान बुज़दार ढूंढ रही है सूबा सरहद के अंदर। तो ये लोग किस तरह चलाएंगे भाई?
और कौन सा जर्नल आएगा? खान साहब को मर्जी का जर्नल, मर्जी का चीफ जस्टिस, और फिर मर्जी के खासकर ऐसे ढूंढ ढूंढ के नौ रतन लाते हैं ताकि बनीगाला से रिमोट कंट्रोल से गवर्नमेंट चलाए सके। तो ये किस तरह होगा ये पॉसिबल? चले ठीक, ठीक। मैं कहता हूं, मेरे मेरे मुंह में कहते हैं जी खाक हो, खान साहब के पास कौन सा फार्मूला है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट देगा? कौन सा फार्मूला है? ठीक, फिर वो तो आएंगे तो बताएंगे। अच्छा साजिद साहब, इसी के साथ जो हम पाकिस्तान का डिस्कस कर रहे हैं, मेरा एक सवाल जो एक उसमें ये भी है कि क्या ये अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमले, ये मैंने ये भी सुना कि ये हमले जारी रहेंगे, यानी पाकिस्तान वहां पे हमले करता रहेगा, तो वो अगर रिटेलिएट करेंगे तो क्या आपको लग रहा है कि ये जंग शुरू हो जाएगी या? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में जब तक कोई फॉरेन ताकत आके वहां पे तालिबान को पीछे से सपोर्ट नहीं करेगी तो जंग आगे नहीं जाएगी। उनकी कैपेसिटी एबिलिटी पाकिस्तान आर्मी जितनी नहीं है। लेकिन ये कि इसके इसके बगैर हल क्या है? कोई हल है इनके पास? अब पाकिस्तान ने बहुत मिन्नतें की इनकी, इसमें मैं बता रहा हूं आपको, इन्होंने बड़ा हाँ सबक है, लेकिन ये कि वो बाज नहीं आते। अच्छा, उनका उनका आपके देखने वालों को पता होना चाहिए कि टीटीपी की डिमांड क्या है। वो कहते हैं इस्लामिक गवर्नमेंट यहाँ पे शरीयत इन्फोर्स की जाए पाकिस्तान, हाँ। ये उनकी डिमांड है। ठीक। तो तो जी। तो अगर ये पूरी हो सकती हो तो करनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान बनाया ही इस्लाम की वजह से था। आप सोचें फिर, अगर आप या तो सरेंडर करें टीटीपी के सामने, दूसरा चॉइस तो यही है। हम्म। हम्म। दूसरा चॉइस, तीसरा चॉइस है, खान साहब खैर अब मुर्शद बन चुके हैं, बीबी बुशरा भी अल जिहाद करा रही हैं, हो सकता है ये आ जाए तो टीटीपी जो है वो उनके स्टैंडर्ड पे पूरे आ जाए। ये भी एक चॉइस है, ये भी एक चॉइस है, इसमें हो सकता है। वी आर ऑलमोस्ट क्लोज। अच्छा ठीक है। साजिद साहब, इसी में एक खबर ये भी है कि डॉक्टर जयशंकर यहाँ पर मौजूद हैं, 6 डेज लॉन्ग विजिट। सर, क्या आप इतने लंबे एक विजिट पर उनका पहुंचना, जबकि अभी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की वोट टेकिंग सेरेमनी होती है, एक हुकूमत जा रही है, नेक्स्ट गवर्नमेंट आ रही है, इस दौरान क्या आप देखते हैं कि एक क्रुशियल टाइम है और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट टाइम में वो पहुंचे हैं? बिल्कुल। देखिए, उसमें डॉक्टर जयशंकर साहब के रिलेशनशिप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जब वो यहाँ पे थे, उनके रिलेशनशिप बड़े अच्छे हैं। बल्कि आपको पता है, मैं वॉशिंगटन डीसी के सफारती हलकों में बैठता रहता हूँ आगे पीछे। उनकी बड़ी बड़ी अच्छी मीटिंग्स हो रही हैं। बल्कि वो अपने रिलेशनशिप को दोबारा रीएडजस्ट करने, रीस्टार्ट करने आ रहे हैं। उनका ऑब्जेक्टिव ही ये है आने का कि वो यहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है, उनके जो पुरानी यारियां दोस्तियां हैं उनको एक्टिव आके करें। और उनको और दूसरा, स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जितना डॉक्टर जयशंकर और भारत का इन्फ्लुएंस है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। आप हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त कितने भारतीय स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर हैं। और रिमार्केबल, बल्कि मैं तो यहाँ तक है, आपको पता है जो नया इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिसेंट अपॉइंटमेंट की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उनका जो एडवाइजर और बिटकॉइन के लिए जो एडवाइजर है वो भी भारतीय है। बल्कि खबरों की जीनत बना हुआ है। कुछ लोगों को, कुछ अमेरिकन जो थे वो बेजार थे इस चीज से कि इतनी हाई पोजीशन जो है वो किसी एक भारतीय को दे दी गई है। और फिर उसके बाद उनके पुराने उनके बयानात जो वो H1 वीजे के हवाले से थे, उनको भी इस वक्त क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन उनके डिफेंस में ना सिर्फ इलॉन मस्क आए हैं उनके डिफेंस में, बल्कि और भी कई जो है उन्होंने उनको डिफेंड किया है। क्योंकि कुछ आपको पता है, खासकर राइट विंग है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के ज्यादा सपोर्टर है, राइट विंग है। तो फिर वो राइट विंग में एक भारतीय को इतनी बड़ी पोजीशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका आपको पता है कि इस कंट्री का फ्यूचर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, और उसको एक भारतीय निजात बंदा जो है, और मेरे ख्याल में, मुझे नहीं मेरा ख्याल है उनका जो लीगल स्टेटस है उसको भी डिस्कस किया गया। उनके पास ग्रीन कार्ड है मेरा ख्याल है। आई एम नॉट श्योर ही हैज क्योंकि बिकम। सर चेन्नई बॉर्न है ना, वो चेन्नई में पैदा हुआ है, और वहां पे वो मतलब ऐसा नहीं है कि उनके फोर फादर्स, नहीं, वो खुद भी वहां से अभी कुछ अरसा पहले जो है उन्होंने, तो ऑब्वियसली उनका तो वहीं के पढ़े हुए हैं वो। और मैं समझता हूँ बड़ी बात है। और आप अंदाजा लगा लें इस वक्त भारत के इन्फ्लुएंस का अमेरिका के अंदर, कि आर्टिफिशियल के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई डायरेक्शन देगा इस कंट्री को, ना सिर्फ डिफेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में, बल्कि यहाँ तक है कि फेडरल गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको इनहेंस करना है। तो वो इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर देखा जाए तो 2 भारतीय और एक
साउथ अफ्रीकन होगा, इलन मस्क इज साउथ अफ्रीकन, वो भी अमेरिका में पैदा नहीं हुए। तो अंदाजा लगा लें कि भारत का इन्फ्लुएंस फ्यूचर के अंदर अमेरिका में कितना होगा, और उन्हीं चीजों को री एनर्जाइज करने के लिए आए हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, और मेरे ख्याल में रिलेशनशिप मजीद बेहतर होंगे। पहले भी खैर रिलेशनशिप उनके खराब नहीं है। पिछली एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, उनमें कुछ जो लिबरल लोग थे, फार लेफ्ट वाले, वो भारत की तरक्की से खुश नहीं थे, और हमेशा सिविल राइट्स और वहां पे माइनॉरिटीज की चीजों को सामने रख के वो क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन मेरे ख्याल में वो रिलेशनशिप जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भारत के बेहतर होंगे। और दूसरा, जब इस वक्त चाइना के ऊपर फोकस किया जाएगा, तो जब चाइना को, हमेशा अमेरिका जब भी चाइना पे फोकस करता है तो वो समझता है कि इंडिया इज आवर एलाय और हमारे ओनली ऑप्शन इन द रीजन, इन द एशिया। ठीक। तो साजिद साहब, आपने बड़े सैर हासिल गुफ्तगू की, जितने भी टॉपिक्स हैं इस वक्त चल रहे हैं बड़े अहम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। दोबारा भी आपसे बात होगी सर। सो मच एंड मेरी क्रिसमस वंस अगेन। थैंक यू।